अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत के साथ होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और उसके बाद हमने उसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की अब हम एग्जांपल नंबर 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। चूँकि राइट हैंड साइड पर कोई आपके पास कोई फंक्शन है, ज़ीरो नहीं है, तो इसकी वजह से ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी हैं इसके तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आप लोगों को पता होना चाहिए एज वी नो दैट द जनरल सोल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो मालूम करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमें कैसे मालूम करना है। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है कि जो भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होती है उसको आपने उसका एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, यानी कि आपने लेफ़्ट साइड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, राइट साइड पे आपने उस फंक्शन को हटा के क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है, ताकि वो उसी डिफरेंशियल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। इसको सॉल्व करके हमने जिस तरह हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे इसी तरह इसको भी सॉल्व करके हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी वाई जो है निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो फंक्शन है पोलिनोमियल है 4 डिग्री का। ठीक है, ये है आपके पास d4 माइनस 8d3 प्लस 24 d² माइनस 32 d प्लस 16। अच्छा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपके पास कि आपने इस चीज़ को किसके इक्वेट करना होता है, ज़ीरो के, तो ये आपके पास क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं या उसके सोल्यूशन जो आप कह सकते हैं वो डिपेंड करता है इसके रूट्स पे। किसके रूट्स पे, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस किस्म का होगा। ठीक है, अब चूंकि ये 4 डिग्री है इसके लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट मेथड या एनालिटिक मेथड जो है वो नहीं है, तो इसके लिए जो हम तरीक़ेकार स्टडी करते हैं वो है आपके पास सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन में आपको क्या ख्याल रखना होता है वो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि आपको देखना होगा कि हाईएस्ट पावर क्या है 4, उसके साथ जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे आपके पास तमाम वैल्यूज़ जो है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह आपने फिर 0 को जो है वो पुट करना होता है। ठीक है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी एंड 0 भी, तो बहुत आसानी से आपने पुट कर देना है। यहाँ पे d4 का कोफिशिएंट है 1, माइनस से 24 माइनस 32 एंड 60। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेटर पे लिख के चेक करना है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे चेक करना है कि आपके पास आंसर जो है पुटिंग ये आपने कैलकुलेटर में पुट कर देना है और फिर कैल को प्रेस करना है और तब तक आपने वैल्यू जो है पुटिंग करनी है उसकी, तब तक आपके पास जो है आंसर जो है वो 0 नहीं आ गया। ठीक है, तो वही डिज़ायर्ड जो वैल्यू होगी जिस पर आपके पास आंसर 0 आया होगा वो इसका क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इसका बता दूं तो आई थिंक तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है और इसमें हमने सबसे पहले लिखना है d4 माइनस 8d³। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा d4, ठीक है, x4 प्लस सॉरी माइनस 8 क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 24 d², फिर है माइनस 32 d, फिर आता है 16। ठीक है, आपने फिर प्रेस करना है कैल्क। अब वो आपसे पूछेगा कि मैं क्या पुट करूं। ठीक है, आपने सबसे पहले पुट कर लिया 1 पे आपको आंसर 1 मिल रहा है, मतलब 0 नहीं मिल रहा। ठीक है, आपका डिज़ायर जो रूट है वो जिस पे जो आपको 0 मिल रहा है, मैंने फिर पुट कर लिया -1, -1 पे भी मुझे 0 नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने पुट कर लिया 0 पे भी मुझे 0 नहीं मिल रहा। फिर मैंने 2 पुट किया, 2 पे मुझे आंसर जो है वो 0 मिल गया। तो इसका मतलब है 2 जो है वो इस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉरी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या है, रूट है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 आपने लिख लिया, 2 लिख लिया आपने। उसके बाद जो है सबसे सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है वो ये सबसे पहला जो आपके पास होता है उसको आपने एज इट इज़ जो है वो नीचे लिखना है। अब 2 × 1 क्या आता है, 2 आता है आपके पास। ठीक है, अब 2 + -8 कर लें तो आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, हमेशा इन चीज़ को सिंथेटिक डिवीजन में इनको हम आपस में क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है, ये ख्याल आप लोगों ने रखना है इसका। अब 2 × -6 से होता है -12, 24 + -12
ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 12। फिर उसके बाद 2 × 12 आपके पास क्या आता है 24, फिर -32 + 24 इज़ -8। तो 2 × -8 आपके पास आता है 16, सॉरी -16। तो 16 + -16, 16 - 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आता है 0। अब जो है ये जो है आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, इसको हमने एक मर्तबा फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। इसके जो 4 रूट्स होंगे, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो रूट्स भी कितने होंगे 4 होंगे। एक रूट हमने मालूम कर लिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम रूट की फॉर्म में लिखें तो रूट क्या है D-2, यानी कि 2 आया रूट, और बाकी चीज़ अब ये चूँकि 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसके में हाईएस्ट पावर क्या होती है 3 होती है, 4 में से एक कम। तो D³ - 6D² + 12D - 8 = 0। अब इसमें या तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो ज़ीरो क्या होता है, या तो ये ज़ीरो है या तो ये ज़ीरो है। अगर इसको हमने ज़ीरो लिया तो D = 2, और इसको ज़ीरो लेके इसके हमने, अब चूँकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसके कितने रूट्स होंगे 3 होंगे, ठीक हो गया। इसको भी इन्होंने साइंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए 3 2 1 0 तमाम जो है वो हैं, इनके तमाम कोएफिशिएंट जो होंगे मौजूद होंगे, कोई भी ज़ीरो जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 1 -6 12 -8। अगेन फर्स्ट वाला डिजिट ऐसे ही आपने लिखा है, 2 × 1 2 आया, -6 + 2 -4, 2 × -4 -8 होता है, और 12 में से प्लस माइनस -8 करेंगे तो आपके पास 4 आता है। तो 2 × 4 आपके पास 8, और ये -8 और 8 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आ गया 0। अब चूँकि ये 3 टर्म्स हैं, एक रूट हो गया D-2, और एक रूट से जो है वो है ये 3 टर्म्स है, तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी। तो D² - 4D + 4 = 2। 3 टर्म्स हैं तो हाईएस्ट जो पावर होगी वो उसमें से एक कम होगी, ठीक है। जैसे 4 टर्म्स थी तो अब पावर आपने D³ से स्टार्ट कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद या तो ये 0 है या तो ये 0 है। D-2 = 0, इधर से आपके पास रूट आ गया 2, पहले भी रूट था 2 था, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास इसको सॉल्व करने, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, सिंथेटिक से भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको आसान लगे, मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी लग रहा था तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको कर लिया है, ठीक है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac / 2a। व्हाट इज़ a is 1, व्हाट इज़ b is -4, व्हाट इज़ c is 4। पुट कर लिए वैल्यू -4, b की वैल्यू प्लस माइनस अपनी जगह पे, √ अपनी जगह पे, b की जगह -4² माइनस अपनी जगह पे फार्मूले का 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 4, ठीक है, / 2a, 2 × 1। अब माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16, 16 16 0 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 4/2, ठीक है। √0 से 0 आता है 4/2, तो 4/2 आपके पास क्या आता है 2 2। एक मरतबा 4 + 0/2 और 4 - 0/2। कैसे 2 2 मैंने लिखा है इसको देखें, D = 4 + 0/2, और एक मरतबा आएगा D = 4 - 0/2। इधर से भी आपके पास आता है 2, और इधर से भी आपके पास आता है 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है। चूँकि ये आइडेंटिकल रूट्स हैं, लेकिन आपने रूट्स सारे मेंशन करने हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि D-4 जो है, जब आपने जो ओरिजिनल जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपके पास, इसको जब आपने फैक्टराइज़ किया है तो आपके पास जो है एक रूट आया है D-2, फिर एक रूट आया D-2, इधर से भी 2 रूट 2 2 आए हैं, ठीक है, 2 रूट 2 2 आए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 4 रूट हो गए। इसको आपने 4 मरतबा D-2 में लिखा है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल रूट्स आए हैं वो 4 हैं, तो इस वजह से 1 2 3 4 दोस्तों चारों के चारों सेम है, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे D-4, यानी कि ये 4 मरतबा है ना, ठीक है। शोज दैट D इज द रूट ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स। ऐसा रूट आया है जो कि आपके पास क्या है 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। जब कोई रूट जो है 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो आपको पता है C1e2x एक मरतबा आया है, तो C1e2x दोबारा आया, मतलब फिर एक मरतबा आपके पास लिख गया ना e2x, लेकिन एक अगर 2 मरतबा आ गया तो x का इजाफा होता जाता है, हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा e2x। लेकिन ये तीसरे मरतबे है तो अब x नहीं x² हो जाएगा, फिर एक और मरतबा भी आया तो x³ हो जाएगा। ये तरीक़ेकार है कि अगर कोई रूट आ जाए 4 मरतबा या इतना मरतबा, तो पहले तो आपने सिंगल एक ही मरतबा लिखना है, जितनी मरतबा रिपीट आता है तो एक एक x का इजाफा कर ले। एक मरतबा 2 मरतबा आ गया तो x का इजाफा, 3 मरतबा आ गया तो एक और x का इजाफा, फिर एक और x का इजाफा, और ये तरीक़ेकार है आपका लिखने का, ठीक है। पहले वाला एक मरतबा आया तो कोई x लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मरतबा आया तो x लिख लिया, 3 मरतबा आया तो x² लिख लिया, 4 मरतबा आया तो x³ लिख लिया, यानी कि जितनी मरतबा आया उससे एक पावर कम पे आपने
एक्स का इजाफा करना है। नाउ अब हमने मालूम कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब हमें मालूम करना है कि आपके पास क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास जो राइट साइड पे क्वेश्चन फंक्शन था वो था आपके पास 3e2x। ठीक है, 3e2x। अब आपको पता है एज वी नो, सो हेयर ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या है 2, एंड वी सी दैट ए इज इक्वल टू 2 इज आल्सो अ रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपके पास यहाँ पे 2 आया है और 2 जो है ऑलरेडी जो है वो रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, जो कि रिपीट भी हो रहा है 4 मरतबा। तो आपके पास वाई पी क्या होगा, एक्स एन एफ एन ए एफ एक्स। यहाँ पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास कोई रूट रिपीट हो रहा हो तो आपके पास ये सिचुएशन होती है। ठीक है, अब एन क्या है 4, वाई एन इज़ 4 बिकॉज सोल्यूशन इज़ रिपीटेड 4 टाइम। तो आपको क्या करना है, एक्स एन का मतलब है एक्स पावर 4, इसका तो कोई इशू नहीं है। एफ एक्स है, ये है सबसे मेन चीज़ कि आपने फंक्शन को एन टाइम डेरिवेटिव लेना है और उसमें फिर ए जो है यानी कि 2 जो है वो पुट करना है। 4 टाइम जो है आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो है वो 4 टाइम डेरिवेटिव लेना है। व्हाट इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपके पास फंक्शन है, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं, ये पोलिनोमियल का ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो आपके पास 0 आता है ना। ये पोलिनोमियल जो है इसका आपने 4 टाइम का लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे, d4 माइनस 8d³ प्लस 24d² माइनस 32d प्लस 16। ठीक है, ये फंक्शन है d4 माइनस 8d³ प्लस 24d² माइनस 32d प्लस 16। इसका एक मरतबा डेरिवेटिव लेंगे तो चूँकि ये सारा जो है पोलिनोमियल है तो इसके लिए आपको आराम से पावर रूल जो है वो यूज़ कर लेंगे। पावर रूल क्या है, 4 नीचे लेकर आएंगे, ये d³ बन जाएगा, ये 24d² बन जाएगा, ये 48d बन जाएगा माइनस 32, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अगेन डेरिवेटिव लेना है, ये 12d², 12 टू 24 टू 48d 48 और 32 का 0। अगेन डेरिवेटिव 12 इंटू 2 24 और d 48 आ जाएगा, 48 का डेरिवेटिव यहाँ से 0। अगेन डेरिवेटिव क्योंकि 4 मरतबा लेना है आप लोगों ने तो फंक्शन का डेरिवेटिव 4 टाइम क्या आ जाएगा 24, और ये कांस्टेंट है। अब आप इसमें 2 पुट कर लें, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आप दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर लें वापस वही आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल से आज़ाद है। अगर डी होता है तो फिर हम उस डी की जगह 2 पुट कर लेते हैं। तो आपके पास जो वाई पी आ जाएगा x4 f4 2 ये है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24, और एफ एक्स क्या है 3e2x, 3e2x f4 बाय 24 जो है इसका क्या है वो है। ठीक है, अब ये 3 और 24 की जो है कटिंग हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा e2x x4 डिवाइडेड बाय 8। ये तो ये आपके पास क्या है वाई पी है। ठीक हो गया, ठीक है, x4 e2x बाई 8 जो है आपके पास क्या है वाई पी है। तो अब हमने पढ़ा था कि जो है किसी भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास है x4 e2x डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये आपके पास क्या है जनरल सोल्यूशन है उस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, इसको देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अच्छा, अब चूंकि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 0 नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। द जनरल सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व और फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सो द एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसमें आपने राइट हैंड साइड को क्या करना है इक्वेट टू 0 करना है, तो आपके पास ये एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप ये है, और फंक्शन क्या है आपके पास d4, ये सारा d5 प्लस d4 माइनस 5d³ माइनस d² प्लस 8d माइनस 4, ये जो है इसका क्या है पोलिनोमियल ऑफ 5d, और इसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी कि आपने इस पोलिनोमियल फंक्शन को क्या लेना है इक्वेट करना है 0 के, तो आपके पास ये बन जाती है ऑक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या आता है यहाँ पर, इसको आपने जाहिर सी बात है कि इस तरीके से सॉल्व करना है, सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व करना है इसको। तो आपके पास है d5 d4 3 2 1 0,
तो 1 1 -5 -1 8 -4। अब इसी तरीके से आपने इसको कैलकुलेटर पे लिखा और फिर उसके बाद इसको सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करने के लिए आपने कैलकुलेटर पे इसको लिखा और फिर रूट मालूम किया कि कहाँ पे ये जो आंसर आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो वो 1 था। ठीक है, आप चेक कर लें कि उस पर आपके पास 1 पे आता है। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये 1 नीचे आ गया, 1 × 1 1 1 + 1 2 1 + 1 2 और फिर 1 × 2 आपके पास आता है 2 -5 + 2 -3 1 × -3 आता है -1 -3 -4 हो जाएगा। ठीक है, 1 × -4 आपके पास आएगा -4, जहाँ पे आपने लिखना है आंसर, और 8 -4 आपके पास आता है 4 1 × 4 4 हो गया और -4 4 कैंसिल और 0 आ गया। अच्छा, एक और चीज़ मुझसे मिस्टेक हुई, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो अगर जहाँ पे मैंने लिखे हो तो वो मिस्टेक के थ्रू लिखी होगी, आप इसको फिर सही कर लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक रूट आ गया D-1। बाकी यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स हो तो आप उसको पावर में लिखेंगे, 4 पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो D4 + D³ -3D² -4D + 4 = 0। अब या तो ये 0 है क्योंकि दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रही है, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर तब भी 0 आएगा, या तो ये पहला वाला 0 है या तो दूसरे वाला 0 है। ठीक है, इधर से आपके पास आ जाएगा D1 और इसको हम करेंगे अगेन सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व। तो चेक करते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे आप देखें 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 1 2 -3 -4 4 1 2 -3 -4 4। ठीक हो गया, ये इस तरीके से मैंने लिख लिया। अगेन जो है मैंने इसको चेक किया सिंथेटिक डिवीजन में कि ये किस तरीका पे जो है, कौन सी वैल्यू पे जो है ये जो इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, अगेन वो 1 पे है। मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि वो वैल्यू बेसिकली 1 2 -2 और इनके दरमियान में होती है। इसके अलावा हमने कोई एग्जाम्पल इसमें नहीं की हुई है जिसमें जो है वो इससे हट के वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो 1 को एज इट इज़ उतारो, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आया वो यहाँ पर लिखते हैं और फिर करते हैं प्लस। 2 × 1 के हो गया 2 + 1 के हो गया 3, फिर 1 × 3 क्या आता है 3, इसको यहाँ पर लिख लिया, -3 और 3 आपके पास क्या आ गया 0, फिर 1 × 0 आपके पास आता है 0, -4 + 0 -4 हो गया, 1 × -4 आपके पास क्या आता है -4 और 4/4 कट गया, आपके पास आंसर आ गया 0। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर अगर 0 आ गया तो क्या हम आगे नहीं जाएंगे? तब तक आपने जाना है जब तक आपके पास लास्ट टर्म तक आप वैल्यू पुट ना कर लें और लास्ट वैल्यू पे आपके पास 0 ना आ जाए। चूँकि यहाँ पे 0 आया, इसके साथ हमारा काम नहीं है। बेशक यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन 1 तो आपने चेक किया हुआ होगा ना कि ये रूट है, तो आपने लास्ट टर्म तक जाना है और लास्ट टर्म खामखा जो है वो 0 होगी। ज़रूरी है कि ये 0 होगी क्योंकि आपने चेक किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने चेक नहीं किया हुआ पहले से कि ये रूट है या नहीं है तो फिर हो सकता है 0 और हो सकता है 0 ना हो। ठीक है, हो सकता है वो रूट हो और हो सकता है वो रूट ना हो, लेकिन चूंकि मैंने चेक किया है कि 1 जो है वो रूट है तो लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। स्टार्ट में भी 0 आ गया तो उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा जो है वो लास्ट वाले के साथ कंसर्न है। ठीक है, अब आपके पास जो आपने पुरानी इक्वेशन थी D4 वाली, इसको आपने फैक्टराइज कर लिए, तो अब एक रूट आपने मालूम कर लिया, एक रूट मालूम कर लिया, तो 4 रूट्स मालूम करने थे, तो कितने रूट्स रह गए? खामखा 3 रूट्स आपके पास रह गए। अब चूँकि ये 4 टर्म्स हैं तो आपको इसमें लिखना हो 3 D³ से स्टार्ट करना है। एक रूट है D-1 1 D³ 3D² 0D -4, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ठीक है, इसकी 0 होने से आपके पास आ जाएगा D की वैल्यू 1 और इधर से आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 भी है 2 भी है 1 नहीं है और कांस्टेंट वाली टर्म है। 1 वाली टर्म के साथ आपने लगाना है 0, तो 1 3, D वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 और -4। अगेन आपके पास यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगेन ये 1 पे जो है वो आपको रूट दे रहा है, तो फिर से हम इसको 1 पे करेंगे। 1 को नीचे उतारा है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म को हम हमेशा नीचे उतारते हैं। 1 × 1 1 आ गया, 3 + 1 क्या होता है 4, 1 × 4 क्या होता है 4, 0 + 4 4 हो गया और 1 × 4 4 होता है और ये कैंसिल हो गया और आंसर आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब ये 3 टर्म्स है तो ये पावर जो है इसकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो D-1 एक रूट आ गया, एक है D² + 4D + 4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फार्मूला से भी कर सकते हो और मेरे पास यहाँ पे आसान तरीका ये है कि मैं इसको देख रही हूँ आसान तरीके से कि ये जो है क्या हो रहा है, सम एंड प्रोडक्ट रूल से नहीं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है,
अब क्या है हिसाब है, यहाँ पे ये d² + 4d+4 अगर किसी स्टूडेंट को जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको कर सकता है, कोई इशू नहीं है, सेम टू सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लें इसको कि ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसका आंसर -2 आता है। अच्छा, ये d का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर है, और a² भी है, b² भी है। दरमियान में चेक करती हूँ 2ab बनता है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट फार्मूला है a + b² = a² + 2ab + b²। a² भी है, b² भी है, दरमियान में चेक कर रही हूँ 2ab बन जाएगा, तो मैं इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लूँगी। ठीक है, अब एक में ए में क्या पुट करूँगी, डी पुट करूँगी, और बी में क्या पुट करूँगी, 2 पुट करूँगी। तो 2 2 4 डी है ऑलरेडी, यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इसको कम्पैक्ट फॉर्म में कर सकती हूँ। ये ए है और ये है आपके पास बी, तो ए यानी d+2 का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा d+2 = 0। तो d = -2 जो है आपके पास रूट है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो ये रिपीट हो रहा है कितनी मरतबा, 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि d+2 = 0। ठीक है, तो d+2 = ±0, तो d = -2 + 0 और d = -2 -0। तो इसके पास आपके पास क्या आ गए, 2 रूट्स, -2 -2। तो d = 1 कितनी मरतबा, 1 2 और पीछे आया 1 मरतबा, तो 3 मरतबा जो है d = 1 जो है वो रिपीट हुआ है। तो d = 1 इज़ रिपीटेड 3 टाइम और d = which is repeated 2 टाइम आर द रूट ऑफ ऑक्सिलरी या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब पहले 1 को लिखो, पहले 2 को लिखो, आप लोगों की अपनी चॉइस। अब C1 EX 1 जो है 1 मरतबा रिपीट हो चुका है, तो x EX फिर एक और मरतबा भी रिपीट हुआ है, तो x² EX। अब चेक कर लेंगे 3 मरतबा रिपीट हुआ है, तो इसके जो x² तक आया है। अब d-2 कितनी मरतबा, d = -2 कितनी मरतबा रिपीट हो चुका है, 2 मरतबा। तो C1 C2 C3 यूज़ हो चुका है, तो C4 E2X और E-2X और फिर अगेन 1 मरतबा, तो x भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये आप लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में तरीक़ेकार जो है वो स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने मालूम करना है YP क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। ठीक है, या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब YP जो है आपके पास फंक्शन जो है वो 3 sin x और 5 cos 2x है, 3 sin हाइपरबोलिक x और 5 cos हाइपरबोलिक 2x है। जब ऐसा फंक्शन हो तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि साइन हाइपरबोलिक x बराबर होता है EX - E-x / 2 और कॉस हाइपरबोलिक x दोनों का सेम है, दरमियान वाला सिर्फ साइन जो है वो चेंज है, साइन में माइनस आता है और कॉस में क्या आता है, प्लस आता है। तो हम कुछ भी नहीं, इसको हम कुछ इस तरीके से चेंज कर लेंगे ताकि ये जो है हाइपरबोलिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में शिफ्ट हो जाए। अब 3 अपनी जगह पे लिखा है, साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू लिखी जो कि EX - E-x / 2 और 5 अपनी जगह पे लिखा है, कॉस हाइपरबोलिक x की जगह मैंने कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू लिख ली। उसके बाद डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम भी सेम आएगा जो कि है 2। ठीक है, तो 3EX E-x + 5 EX और E-x। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रख सकते हैं आप लोग कि ये हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक x नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक 2x है। तो यहाँ पर x की बजाय क्या आएगा, 2x होगा, फार्मूला सेम रहेगा लेकिन आपके पास x नहीं E2x आएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल ज़रूर रखना है। ठीक है, उसके बाद 3EX - 3E-x + 5 E2x + 5 E-2x। अब क्या करना है, मज़ीद ये स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब आपके पास जो फंक्शन बन गया है वो है 3/2 EX - 3/2 E-x + 5/2 E2x + 5/2 E-2x। सो हेयर a = 1, a = -1, 2 और -2 एंड सो देखो, अब आपके पास जो पुराना क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपके पास एक ही फंक्शन था 3E2x, तो उसका आपने YP मालूम किया और फिर चेक किया है कि ये 2 जो है रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसका एक YP, लेकिन वो एक E2x था, यानी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और आपका इतना बड़ा YP आया। अब यहाँ पे कितने चार एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1 2 3 4। अब हर किसी के लिए आपने क्या करना है, अलग अलग आपने YP को चेक करना है।
फिर इसका मतलब है कि जो एक बुनियादी वाई पी है जो कि ओरिजिनल फंक्शन का वाई पी है वो सम है अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आप लोग वाई पी वाला तरीका अख्तियार करेंगे जो पिछले हमने एग्जांपल्स में किया है, उनका सम जो है वो क्या होगा, वाई पी होगा। कैसे, अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब आपके पास आप लोग ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैंने जो है वो क्या किया है कि यहाँ पे आप लोग देखें फंक्शन की वैल्यू मैंने क्या की है, 1 में पुट करके देख ली, -1 में भी पुट करके देख लिया है। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने FE3/2EX को देखा। अब जब मैंने 1 को देखा कि इसमें जो है एक वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन 1 जो है वो रिपीट हो रहा था कितनी मरतबा, 3 मरतबा। तो YP1 यानी कि इसके लिए जो YP बनेगा वो बनेगा x3 डिवाइडेड बाय F3AFX, यानी कि x³ डिवाइडेड बाय फंक्शन में आपने 3 मरतबा डेरिवेटिव लेना है फंक्शन पोलिनोमियल का, और आखिर में उसमें फिर 1 पुट करना है, वो इसका क्या होगा, फिर इसमें पुट करने के बाद YP होगा। अब चूंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है मैं आपको बताऊं, फंक्शन आपके पास D5 D4 -5 D³ -D² + AD -4। इसको आपने कितनी मरतबा डेरिवेटिव लेना है, 3 मरतबा। पहले मरतबा डेरिवेटिव लिए तो 5D4 + 4D³ -15D² -2D + 8। ठीक है, 2 मरतबा डेरिवेटिव लूँगी तो 20D³ 4 3 12D² -15 2 30D -2। अगेन डेरिवेटिव लूँगी 60D² + 24D -30। ये 3 मरतबा मैंने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। अब इसमें क्या पुट करना है, 1। 3 मरतबा डेरिवेटिव के बाद मैंने जब इसमें 1 पुट कर लिया तो 61² + 24 1 -30, इधर से आ गया 54। तो x³ डिवाइडेड बाय 54, FX क्या है आपके पास 3/2EX। अच्छा, अब ये 3 के साथ 54 की कटिंग हो गई, 3 1 3 और आपके पास 3 18 पे क्या आता है 54, और 18 × 2 आपके पास आता है 36। ये YP1 यानी कि फर्स्ट फंक्शन का जो है मैंने पर्टिकुलर जो है इंटीग्रल मालूम कर लिया है। अब दूसरे फंक्शन का मालूम किया, ये मैंने क्या किया ये मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, दूसरे फंक्शन के साथ मैंने क्या किया है, अब दूसरे फंक्शन का भी मैंने मालूम जो है वो करना है। अब दूसरा फंक्शन है a = -1। दिस कैन बी जज बाय लुकिंग एट द रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब देखिए रूट जो थे आपके पास पोलिनोमियल के थे वो एक था 1 और एक था -2। 1 जो है वो रिपीट हुआ था 3 मरतबा और -2 जो है वो रिपीट हुआ था 2 मरतबा। ठीक है, तो -1 रूट नहीं है। ठीक है, -1 जो है वो रूट नहीं था, और कहते हैं ये आप लोग जज भी कर सकते हो बजाय इसके कि आप फंक्शन में -1 पुट करें और चेक करें कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। आप लोग ये भी तो चेक कर सकते हो कि आपके पास जो वो रूट्स आए थे पिछली डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो जो है आप लोग उसको देख के बता सकते हो कि एक था √1 और एक था -2। -1 जो है वो रूट नहीं था, बजाय इसके कि आप लोग फंक्शन में पुट करके अपना टाइम जो है थोड़ा सा वेस्ट करें। इससे अच्छा है कि आप लोग इसको जज कर लें कि आपके पास ये रूट जो है वो नहीं है। तो YP2 इस सिचुएशन में क्या होता है, F-1 FX। ठीक है, फंक्शन में फिर -1 जो है पुट करने से, और FX जो है, अगर रूट देखें, अगर कोई ए जो है आपके पास रूट हो तो आपके पास जो फंक्शन होता है वो होता है, और वो रिपीट भी हो रहा हो तो वो होता है XN FN AFX के। और अगर वो रूट ना हो, ठीक है, और अगर वो रूट ना हो तो आपके पास जो आता है वो ये तरीक़ेकार होता है कि आपने फंक्शन की वैल्यू -1 पुट कर ली और FX के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फंक्शन में जब मैंने -1 पुट किया, चूँकि मैंने बता रही थी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये मैंने पहले कर लिया था, आप लोग इसको बाद में भी कर सकते हैं कि फंक्शन में जब मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आता है -8। किस में 1 पुट किया, इसमें। ठीक है, -8 आता है। ठीक हो गया, जब -8 इसमें आ गया तो -8, और आपके पास किसका ये YP था, ये था E-x का, यानी कि -3/2 E-x का था। फंक्शन आपके पास क्या था, -3/2 E-x। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 8 × 2 16 3 EX, ये आ गया आपके पास YP2। अब तीसरा जो वैल्यू है वो है आपके पास E2x या E-2x, आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले 2 का किया है। अब FA does not equals to 0, 2 is also not a root of this function।
ठीक है, एफ डी का जो है वो रूट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं फंक्शन में जब आप लोग टुक पुट करें तो वो ज़ीरो नहीं आया, तो इसका मतलब है ये रूट नहीं है। तो इसी तरीके से जब रूट ना हो तो आप लोग इसको पुट कर लेते हैं एफ टू एफ एक्स। वट इज़ एफ टू? एफ टू इज़ 16। वट इज़ एफ एक्स? एफ एक्स इज़ 5/2 e2x। इसका था 5/2 e2x। अब 5 × 5 और 2 × 16 32 e2x। ये तीसरे वाले का भी हो गया। अब चौथे वाला क्या है आपके पास? 5/2 e-2x। बट -2 तो रूट था और वो रिपीट भी हो रहा था 2 टाइम्स। तो अब वाई पी की जो शक्ल होगी वो होगी xn fn a f x। वट इज़ xn? n इज़ 2 बिकॉज -2 जो है वो रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स। अब फंक्शन को जो है ना आपने डेरिवेटिव लेना है 2 मरतबा, लेकिन हम ये ऑलरेडी ले चुके हैं। हम चूँकि दोबारा लें तो इससे अच्छा है कि हम पुराने से लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव 20d³ 12d² - 30d - 2 जो है वो था डेरिवेटिव। अब इसमें हमने क्या पुट करना है? -2। जब इसमें हम -2 पुट करते हैं तो आपके पास आता है -54। आई होप आप लोगों को पुटिंग करने का तरीका जो है वो आता हो कि -2 का क्यूब -8 आता है, इसका 4 आता है और 4 × 12 48 होता है, माइनस प्लस 60 होता है। जब इन सब को मल्टीप्लाई करके सम करते तो -54 आता है। और इनफैक्ट जो है लास्ट जो है जो वाई पी बन जाएगा वो बन जाएगा x² - 108 5/2 e-2x। ठीक है, यहाँ से आपके पास -54 आया है और -54 यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था, सॉरी -54। ठीक है, -54 और जब ये -54 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये -108 5 e-2x। ठीक है, ये 108 नहीं था, ये -54 था क्योंकि आंसर -54 आया था। ठीक है, तो आपके पास जो वाई पी बन गया वो तमाम चारों के चारों वाई पीज़ का सम बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो पहला वाई पी आया था वो था x³ ex 36, x³ ex 36। दूसरा वाई पी आपके पास क्या है? 3e - x 16, 3e - x 16। सबको मैंने ब्लॉक में बंद किया ताकि मुझे समझ आए आखिर में उठाने में। ठीक है, तीसरा था आपके पास 5/32 e2x, 5/32 e2x और चौथा था ये। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस भी हम इसको लिख सकते हैं। तो एंड जनरल सोल्यूशन इज़ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं और पर्टिकुलर सोल्यूशन ये है। तो ये इसका क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन। अच्छा, ठीक है, अब थ्योरम जो है जिस बेस पे मैंने ये काम किया है वो थ्योरम आप चेक कर लें कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है e(a)x वो रूट नहीं है तो उसके लिए आपके पास जो वाई पी बनता है वो 1/f(a)f(x), यानी कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो रूट नहीं था तो 1/f(a)f(x) जो हमने कर लिया था, किसी का डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं था। ये थ्योरम्स हैं। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन है और वो रूट है और वो रूट रिपीट भी हो रहा है तो फंक्शन का जो पर्टिकुलर फंक्शन का जो तरीक़ेकार होगा वो xn fn a f(x) होगा और ये तरीक़ेकार मैं आप लोगों को अभी समझा चुकी हूँ। ठीक हो गया? आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4। ठीक है, अब चूँकि मैं थ्योरम नंबर 3 लिख चुकी थी लेकिन 4 की मेरे पास जगह नहीं थी तो इसको मैंने फिर पेंसिल से हाईलाइट किया। आप लोग जो है एक थ्योरम 3 लिखने के बाद जो है थ्योरम 4 की हेडिंग देना, उसमें 4 लिखना। ठीक है, अब थ्योरम 3 क्या है? ठीक है, जो पेन से मैंने लिखा है वो थ्योरम 3 है और जो मैंने पेंसिल से चेंज कर लिया है वो थ्योरम 4 है। लेट सपोज कोई भी आपने वैल्यू पुट की है वो पोलिनोमियल का रूट नहीं है, यानी कि आप जब उसमें पुट करते हैं तो आंसर 0 नहीं आ रहा। तो द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ nth नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन f/dy जिसमें आपके पास राइट साइड पे है साइन ax। ठीक है, तो इसका जो है इमेजिनरी पार्ट जो है, इस चीज़ का इमेजिनरी पार्ट जो है आपके पास क्या कहलाएगा? इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर cos ax है तो इसका रियल पार्ट, इस किस चीज़ का रियल पार्ट? इस चीज़ का। अब थ्योरम को समझाने से पहले मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल काम करवा लूँ ताकि मैं फिर इस थ्योरम को दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक हो गया? तो हम पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि सॉल्व y" + y = 2 cos 2x - sin 3x। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि दिस इज़ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सो जनरल सॉल्यूशन इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये तो आपने हर क्वेश्चन में लिख लेना है। उसके बाद फाइंडिंग वाई सी मालूम करने का तरीका ये है कि आपने एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है देखनी है, वो है वाई डबल डैश प्लस वाई, राइट साइड पे आपने लिखना है 0। फिर उसके बाद आपने इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन भी मालूम करनी है, चूँकि ये डी स्क्वायर डबल डैश डी स्क्वायर वाई प्लस 1 वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी डी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, सॉरी वाई कॉमन है, तो डी स्क्वायर प्लस 1 रह गया। तो फंक्शन जो है आपके पास बन गया, ये फंक्शन है और ये वाई, तो फंक्शन आपके पास है डी स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एफ डी इज इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये डी इज इक्वल टू प्लस 1 है, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आप लोगों को सबको पता है कि -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है। जब हम अंडर रूट लेंगे तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। जब हम इसको रियल या इमेजिनरी पार्ट की शक्ल में लिखें तो आपके पास आ जाएगा कि रियल रूट जो है वो 0 है, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा, दिस इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आपके पास जो वाई सी है वो बनेगी आपके पास E0x C1, यहाँ पे क्या है आपके पास 1x और C2 sin 1x। ठीक है, तो ये आपके पास तरीक़ेकार होता है जब भी आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं कि रियल पार्ट को एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में लिखते हैं और बाकी जो इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि है 1, उसको C1 cos 1x और C2 sin x। ये तरीक़ेकार होता है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियो में हम समझ चुके हैं। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई x 0 आ गया, C1 cos x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, C2 sin x। ठीक है, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो e पावर 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपके पास आया है C1 cos x प्लस C2 sin x, C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक हो गया, ये आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि नोट दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, नॉट हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो है आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आपके पास मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लेकिन वो खाली उसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल जो है वो रखना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास फंक्शन जो है वो राइट साइड पे था 12 cos 2x माइनस साइन 3x। तो अब चूँकि दो फंक्शन है, एक है cos 2x और एक है sin 3x। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 2, बट इस a जो इसके अंदर है वो है 2, तो f1x जो है वो आपके पास है a cos ax। ठीक है, स्मॉल a इज़ 2। तो अब आपको क्या कह रहा था कि जब भी आपके पास थ्योरम क्या कह रहा था कि जब भी आपके पास क्या हो, कोई भी फंक्शन हो और वो जो a है वो रूट ना हो। अब पीछे जो रूट था वो आपके पास 2 तो नहीं था, वो कुछ कम्प्लेक्स फॉर्म में था, 2 तो रूट नहीं है ना, तो रूट ना हो तो फिर क्या होता है कि और फंक्शन आपके पास इस तरीके से a sin ax, तो उसका इमेजिनरी पार्ट किसका 1 डिवाइडेड बाय f i a e i x का इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होगा, आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। लेकिन अब चूंकि cos ax है तो इसका रियल पार्ट किसका एफ आई ए और ई आई ए एक्स का इमेजिन रियल पार्ट आपके पास क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। सबसे पहले हम एफ आई ए मालूम करते हैं, व्हाट इज़ एफ आयोटा ए, आई बोल रही आई एम रियली सॉरी। ठीक है, फंक्शन क्या है आपके पास डी स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास ए क्या है 2, आयोटा 2, आयोटा 2 स्क्वायर प्लस 1, आयोटा पे स्क्वायर अलग आएगा, 2 पे स्क्वायर अलग आएगा प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा -1 सॉरी यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 ± 4। अब इसको ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको अजीब तरीके से लिखा है, आपको चाहिए कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1
2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 1, उधर से भी -3 आता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसको स्किप करें, ये देख लें -1 अपनी जगह पे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, -1 मल्टीप्लाई 4 -4 प्लस 1 विच इज़ -3, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी आपके पास कॉस के फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो किसका रियल पार्ट, फंक्शन में जब आप आयोटा ए पुट करें और मल्टीप्लाई करें ए एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा ए एक्स के साथ। अब रियल आर ई का मतलब है रियल पार्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपके पास, -3 -3 लिखा। व्हाट इज़ ए इज़ 12, ए इज़ 12। व्हाट इज़ ई अपनी जगह पे, व्हाट इज़ आई इज़ आयोटा 2 जो है आपके, ए क्या था आपके पास 2 था और एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 12 बाई -3 ई आयोटा 2x, ई आयोटा 2x, ठीक है। तो -12/3 आयोटा 2x को जब आप लोग लिखेंगे, ये देखें आइलर फार्मूला है कि कभी भी आयोटा थीटा हो या आयोटा वैल्यू हो तो आपके पास आता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब आप इसमें आइलर फार्मूला जब लगाएंगे तो कॉस 2x प्लस आयोटा साइन 2x। आपको अच्छे तरीके से पता है कि रियल पार्ट वो होता है जो कि किसके बगैर हो, इमेजिनरी नंबर के बगैर, इमेजिनरी पार्ट के बगैर हो। तो इसका जो रियल पार्ट है वो है आपके पास -12/3 cos 2x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 cos 2x, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट ये हो गया। अब आपके पास है -sin 3x। कैसे, ये फंक्शन थे, दो फंक्शन था जो सम ऑफ cos 2x था और sin 3x था। तो एक का हमने पर्टिकुलर जो फंक्शन जो है वो मालूम कर लिया। अब हम -sin 3x का मालूम करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को सम करेंगे ना, दोनों के वाई पीस को, तो आपके पास इस फंक्शन का पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ए क्या है, इसमें 3 है तो अब फंक्शन में आप आयोटा 3 पुट करेंगे, ठीक है। अब आयोटा 3 आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 -9 + 1 इज़ -8। अब आपके पास पता है कि जब भी आपके पास साइन की फॉर्म हो तो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। एक तो रियल पार्ट होता है ना, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। आप फंक्शन आयोटा ए ई आयोटा ए एक्स, वट इज़ फंक्शन में जब आपने आयोटा ए पुट किया यानी आयोटा 3 पुट किया तो -8 आया है। वट इज़ ए इज़ -1, ठीक है। ए कॉस ए एक्स या ए साइन ए एक्स का क्या मतलब होता है कि साइन ए एक्स का कोफिशेंट क्या है, तो वो है -1। ई क्या है, ई है आयोटा होता है। व्हाट इज़ ए इज़ 3x, तो ये बन जाएगा, ये माइनस माइनस ख़त्म, तो 1/8 ये आयोटा 3x। अब फिर आइलर फार्मूला रखेंगे तो cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x, ठीक है। तो YP2 जो है, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। व्हाट इज़ इमेजिनरी, इसका जो रियल पार्ट है वो 2/3 cos 2x है, ठीक है। 2/3, लेट मी चेक, not 2/3, it's 12/3, okay, it's 12/3 because a was 12. 12/3 and what is imaginary part? Imaginary part is वो value